हेलो एवरीवन। आज हम जाने वाले हैं एक एक्साइटिंग जर्नी पे मैटर की दुनिया में। मैटर क्या होता है ये आप सोच रहे होंगे। सिंपल वर्ड्स में ये तो हर चीज है जो हमारे आसपास है। जिस कुर्सी पे आप बैठ रहे हो उससे लेकर रात में चमकने वाले स्टार्स तक सब मैटर है। मैटर को समझना बिल्कुल ऐसे है जैसे हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक कर रहे हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि चीजें कैसे बनती हैं, कैसे बिहेव करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। तो रेडी हो जाओ और चलो शुरू करते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। कोई भी चीज जिसका मास हो और जो जगह घटती हो वो मैटर होती है, यानी उसका वजन होता है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है। अपने फेवरेट स्नैक के बारे में सोचो। उसका मास होता है क्योंकि आप उसका वेट अपने हाथ में फील कर सकते हैं। वो जगह भी लेता है क्योंकि वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है। ये है मैटर। हर वो चीज जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो या इंटरेक्ट कर सकते हो वो मैटर से बनी होती है। पर फिर भी वो किरा आदि पाता है। अब बात करते हैं मैटर के अलग अलग स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले है सॉलिड्स। सॉलिड्स मैटर फैमिली के स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी मेंबर्स होते हैं। उनका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। एक आइस क्यूब के बारे में सोचो। वो अपना शेप होल्ड करता है और पानी की तरह फैलता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं, जिससे उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। पत्थर, लकड़ी और आपका फोन भी ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स मैटर फैमिली के फ्री फ्लोइंग मेंबर्स की तरह होते हैं। उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन वो अपने कंटेनर का शेप ले लेते हैं। इमेजिन करो कि आप एक ग्लास में जूस डाल रहे हो। जूस ग्लास का शेप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम सेम रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। पानी, दूध और जूस ये सब लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स हैं। सेक्शन 5। हवा जो हम सांस लेते हैं, गैसेस जो हमें दिखते नहीं। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस मैटर फैमिली के इनविजिबल मेंबर्स की तरह होते हैं। उनका कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं होता है और ये एक्सपैंड होकर अपने कंटेनर को भर देते हैं। एक बलून को फुलाने के बारे में सोचो। जिसका हवा आप बलून में भरते हैं वो एक्सपैंड होकर प्योर स्पेस को भर देता है और बलून का शेप ले लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक गैस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। हवा, ऑक्सीजन और हीलियम ये सब गैसेस के एग्जांपल्स हैं। सेक्शन 6। प्लाज्मा मैटर का इलेक्ट्रीफाइंग स्टेट। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर फैमिली का सुपरचार्ज्ड मेंबर की तरह होता है। ये एक सुपर हीटेड आयोनाइज्ड गैस होता है जो स्टार्स, लाइटनिंग और फ्लोरेसेंट लाइट्स में पाया जाता है। इमेजिन करो सन को, जो प्लाज्मा का एक जायंट बॉल है। प्लाज्मा को अक्सर मैटर का फोर्थ स्टेट कहा जाता है और ये यूनिवर्स के कुछ मोस्ट स्पेक्टेकुलर फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्शन 7। डीप डाइव एटम्स और उनके टाइनी पार्टिकल्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एटम्स और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जो हमारे यूनिवर्स के हर चीज का बेस है। अब जब हम मैटर के स्टेट्स के बारे में जानते हैं तो चलिए डीप डाइव करते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में। एटम्स मैटर के ये स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस सब एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम्स बिल्कुल टाइनी लेगो ब्लॉक्स की तरह होते हैं जिनसे हमारी आसपास की हर चीज बनी होती है। जैसे लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं, वैसे ही एटम्स को जोड़कर अलग अलग मटेरियल्स और सब्सटेंसेस बनते हैं। ये इनक्रेडिबली स्मॉल होते हैं, लेकिन उनके साइज से उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। एक एटम इतना छोटा होता है कि यूज देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। एटम्स इनक्रेडिबली पावरफुल होते हैं और उनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ये एनर्जी हमारे डेली लाइफ में कई तरीकों से यूज होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर।
हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाम के और भी टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है। न्यूक्लियस एटम का सबसे डेंस और सेंट्रल पार्ट होता है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये दोनों पार्टिकल्स मिलकर न्यूक्लियस को स्टेबल बनाते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ और भी टाइनी पार्टिकल्स घूमते रहते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के IRD गर्ड ऑर्बिट करते हैं, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह जो सुन के IRD गर्ड घूमते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं और ये भी कि वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। हर एलिमेंट का अपना यूनिक कॉम्बिनेशन होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ये बिल्कुल एक टाइनी बस्लिंग सिटी की तरह होता है हर एटम के अंदर। हर पार्टिकल अपनी जगह पर बिजी होता है और मिलकर एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेक्शन 8, मैटर इन मोशन स्टेट्स का बीच ट्रांसफॉर्म। आज हम देखेंगे कैसे मैटर अपने स्टेट्स को चेंज करता है और ये प्रोसेस कितना फैसिनेटिंग होता है। अब ये रहा इंटरेस्टिंग पार्ट। मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। ये प्रोसेस हमारे आसपास हर रोज होता रहता है और हम इससे अक्सर नोटिस भी नहीं करते। आप जानते हो कि गर्मी के दिनों में आइस कैसे पानी में मेल्ट हो जाता है? ये एक कॉमन एग्जांपल है जो हम सबने देखा है। इसे मेल्टिंग कहते हैं, जहां एक सॉलिड ट्रांसफॉर्म होकर लिक्विड बन जाता है। ये तब होता है जब आइस को हीट मिलती है और उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। और जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हो तो वो आइस बन जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ऑपोजिट है मेल्टिंग के और इसे फ्रीजिंग कहते हैं। इसे फ्रीजिंग कहते हैं जहां एक लिक्विड ट्रांसफॉर्म होकर सॉलिड बन जाता है। फ्रीजिंग तब होता है जब लिक्विड को हीट लूज होती है और मॉलिक्यूल्स कम एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन रुको, अभी और भी है। मैटर के ट्रांसफॉर्मेशंस यहीं खत्म नहीं होते। जब आप पानी बॉयल करते हो तो वो स्टीम में बदल जाता है जो कि वाटर वेपर होता है। ये प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे इवेपोरेशन कहते हैं, जहां एक लिक्विड ट्रांसफॉर्म होकर गैस बन जाता है। इवेपोरेशन तब होता है जब लिक्विड को हीट मिलती है और मॉलिक्यूल्स इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो लिक्विड को छोड़कर गैस बन जाते हैं। और जब आप पानी के ठंडे ग्लास पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हो तो वो कंडेंसेशन होता है। ये प्रोसेस भी इक्वली फैसिनेटिंग है, जहां एक गैस ट्रांसफॉर्म होकर लिक्विड बन जाता है। कंडेंसेशन तब होता है जब गैस को हीट लूज होती है और मॉलिक्यूल्स फिर से लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैटर हमारे सामने मैजिक शो कर रहा हो और ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। हर स्टेट चेंज एक नया सरप्राइज लेकर आता है और ये सब कुछ साइंस के मैजिक से कम नहीं। सेक्शन 9, मैटर का इंड्योरिंग लॉ। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में जो मैटर को गवर्न करता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इस लॉ के हिसाब से मैटर को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसे ऐसे समझो, आप एक पेड़ को काट कर उसे फर्नीचर बना सकते हो, लेकिन आपने उस मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है जिससे वो पेड़ बना था। आपने सिर्फ यूज एक अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। प्रिटी कूल, राइट? सेक्शन 10, डार्क मैटर यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनवेल करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में जो हमेशा से ही साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए एक पजल रहा है। फाइनली बात करते हैं एक मिस्टीरियस टाइप के मैटर की जिसे डार्क मैटर कहते हैं। ये मैटर इतना अजीब है कि हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हम यूनिवर्स के हर कोने में महसूस कर सकते हैं। इसे डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, जिससे ये टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल हो जाता है। ये एक ऐसे शैडो की तरह है जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। लेकिन बात यह है, साइंटिस्ट्स का मानना है कि डार्क मैटर यूनिवर्स के मास का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, चाहे हम यूज देख नहीं सकते हो। ये मैटर हमारे आसपास हर जगह है और ये हमारे यूनिवर्स को शेप और स्ट्रक्चर देने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
ये बिल्कुल एक इनविजिबल फोर्स की तरह है जो यूनिवर्स को बाइंड करके रखता है और साइंटिस्ट्स इसके सीक्रेट्स को अनरेवल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये रहा, साइंटिस्ट्स नए नए एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डार्क मैटर के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मैटर की फैसिनेटिंग दुनिया एक्सप्लोर कर ली है, उसके अलग अलग स्टेट से लेकर उसके टीनिएस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स तक। ये जर्नी हमेशा से ही एक्साइटिंग रही है और हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है। मैटर को समझना बहुत जरूरी है यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए। जब हम मैटर को समझते हैं तो हम अपने अस्तित्व को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंटिस्ट्स और नॉन साइंटिस्ट्स दोनों को इंट्रीग और इंस्पायर करता रहता है और हमें उन वंडर्स की याद दिलाता है जो एग्जिस्टेंस के हर लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। हर नए डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स के सीक्रेट्स को थोड़ा और अनवेल करते हैं और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती।